वो कल मार्केट में उससे मार्केट नीचे आई थी और नेगेटिविटी थी तकरीबन 1000 पॉइंट से जाएगी। तो आज भी थोड़ा सा आगाज हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने खासा अच्छा रिकवर किया। और जो हमारी बात ठीक है, चलें, कभी आ रही है कभी ऊपर जा रही है। इस हफ्ते हमें पिछले महीनों वाली ग्रोथ नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया कफील अहमद अपडेट करने के लिए। जफर मोती साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, ये जो सूरत हाल हम इस हफ्ते देख रहे हैं, ये पिछले हफ्तों से मुख्तलिफ क्यों है? पिछले हफ्ते तक हम देख रहे थे मार्केट मुस्तकी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना रही थी, जो बड़ी बड़ी सतहें थी वो पहली बार उबूर हो रही थी, लेकिन अब कहीं रिवर्स भी हो रही है, कहीं 1000 पॉइंट्स भी नीचे आ रहे हैं। तो इसकी वजूहात क्या है? क्या इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कुछ कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट पूरा है, लेकिन ये एक शान होती है, एक नेचर होता है कैपिटल मार्केट का कि जो कांस्टेंट वन वे तेजी होती है तो उसके बाद ये थोड़ा सा मार्केटें जो है वो करेक्शन लेती हैं, प्रॉफिट टेकिंग होती है। और फिर आप देखिए कि अभी हमारी मार्केट जो है कंटिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट भी काफी डेंजरस हो जाता है। इसमें फिर मार्केट में प्राइस डिस्कवरी और डेप्थ नहीं मिलती है और लोग कांस्टेंट उसी पोर्टफोलियो पर होल्ड करते हैं। लेकिन अब जो है कल से इंश्योरेंस फंड मैनेजर्स और ये सब ने सेल ऑफ किया, फिर रोल ओवर का टाइम आ गया है साल का, फिर बैंकों की क्लोजिंग होगी तो वो अपने जो बिजनेसेस हैं उनको भी थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। फिर फॉरेन फंड मैनेजर जो हैं वो अभी भी बाइंग में हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन में छुट्टियों पर चले जाएंगे, क्रिसमस की और न्यू ईयर की। तो अब हमको जो अब मूवमेंट मिलेगी और पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगी वो जनवरी के पहले हफ्ते के एंड में मिलेगी। अच्छा। और ये मार्केट थोड़ी डायरेक्शन लेस रहेगी इस 1-1.5-2 हफ्ते के लिए, लेकिन फिर एक बूस्ट मिलेगा। उस बूस्ट को अगर रोक रहा है तो जैसे आपके प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, वो एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि फरवरी में इंप्लीमेंट कैसे होगा ये इलेक्शन और किस तरह लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो हमारी मार्केट के लिए तकलीफ दे जगह है। नहीं तो डॉलर रुपये की पैरिटी भी स्टेबल है। इंटरेस्ट रेट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फेवर दें। और फ्यूल में और डीजल में, पेट्रोल में अभी इंटरनेशनल डाउन हुए तो उसका भी कंज्यूमर को थोड़ा फायदा होगा। गैस की प्राइसेस और बढ़ा दी गई हैं तो इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, चाहे कुछ भी गवर्नमेंट कह दे। तो इंटरेस्ट रेट पर अभी भी इनका बुलिश रन ही लगता है, यानी अपवर्ड ही इन्होंने रखना है। लेकिन अब ये है कि सिंबॉलिकली अगर 100 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कम करें तो कैपिटल मार्केट को भी बहुत बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी एज अ होल इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। और जबरदस्त ये अभी चूंकि अगर इंटरेस्ट रेट मुस्तहकम रहा है और अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक ये मुस्तहकम रहता है तो इसमें तो कमी नहीं आई। अब इसके क्या इम्पैक्ट मार्केट पर क्रिएट होंगे? अगर ये थोड़ा कम आता तो उससे कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पर आ सकते थे और कितना ग्रो कर सकती थी मार्केट? देखिए, बूस्टर लग जाता है अगर वो सिंबॉलिकली भी स्टार्ट कर देते कि अब हम लोअर इंटरेस्ट रेट पर जा रहे हैं, क्योंकि 22% इंटरेस्ट रेट प्लस बैंक सर्विसेज चार्जेस 24-25% जब पड़ता है तो दुनिया की कोई इंडस्ट्री भी फीजिबल नहीं रहती, उनके लिए मुश्किलात हो जाती है। और जो हैवी बोरोइंग से इंडस्ट्रियां चलती हैं वो तो परेशान हैं, टेक्सटाइल्स वाले हैं, दूसरे हैं। और आप एक अमेजिंग बात देखेंगे कि जो हमारी कांस्टेंट तेजी में भी जो सेल ऑफ कर रहे थे वो वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हैवी इन्वेस्टमेंट की, जिनके हैवी बोरोइंग है, तो वो अपने शेयर बेचकर अपनी हैवी बोरोइंग को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जफर साहब ये जो अभी कुछ मखसूस सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटो, ऑयल, बैंकिंग, और जो चंद छोटे सेक्टर्स हैं, क्या ये मार्केट का जो एक थोड़ा सा डाउन आता है ये उनकी वजह से आता है? वो अभी इतने ग्रो नहीं कर पा रहे, अभी इतने उस लेवल को नहीं टच कर रहे जिस तरह ये बाकी रनिंग सेक्टर्स कर रहे हैं? देखिए, रनिंग सेक्टर्स के प्रॉफिट और माइंड ब्लोइंग है, उनके तो सेकंड टायर, थर्ड टायर स्क्रिप्ट्स भी उन सेक्टर्स के एक्टिव हैं। अब कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो डेड हो गए हैं, ना सिर्फ इस रैली से पहले, कोविड-1 से पहले, बल्कि पूरा सेक्टर फेल हो रहा है। तो उनमें अचीवमेंट करना और कामयाबी से वो सेक्टर मूव करना, वो अगर कोई पॉलिसी चेंज होगी गवर्नमेंट की तो फिर उनमें एक्टिविटी आप देख सको। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे माशियात, तो बता रहे थे जब छोटे सेक्टर्स में भी बेहतरी आएगी तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर एक बार फिर जाएगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि डॉलर की कदर में कमी से भारतीय सरिये की कीमत में रिकॉर्ड कमी हो गई है और फीट एंड सरिये की कीमत में 2,45,000 रुपए ये यहाँ तक आ चुकी है। गुज़िश्ता माह फीट एंड सरिये की कीमत 3,05,000 रुपए थी। अब पाकिस्तानी
करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और इसके अलावा सरिये की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई है। इन तमाम बात करेंगे हम साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो डॉलर में जिस हिसाब से आरिफ साहब कमी हो रही है, क्या आप समझते हैं कि ये उतनी ही कमी सरिये की कीमत में और दीगर में हो रही है या वो तनासुब अभी भी हम मैच नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कमी तो बिल्कुल खुशाइंद है। ये स्टील सेक्टर में अभी मेरा ख्याल है कुछ अरसे से जो है वो डॉलर अप डाउन होता है। जब डाउन होता है तो ये हमें उसका इम्पैक्ट भी देते हैं स्टील वाले, तो ये तो एक अच्छा साइन है। लेकिन और किसी सेक्टर में ऐसा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब क्यों नज़र नहीं आ रहा समझ नहीं आ रही। सीमेंट सेक्टर में जो है पिछले हफ्ते सीमेंट का रेट बढ़ा है, घटा नहीं है, और बढ़ने की वजह भी समझ में नहीं आ रही कि क्या वजह थी जो सीमेंट का रेट बढ़ा है। सीमेंट का क्या ताल्लुक है जो इतने अरसे से रेट बढ़ा रहे हैं। बाकी स्टील का बिल्कुल इम्पैक्ट आया है। उसका रेट आपने जो बताया 2,45,000 रुपये पे स्टील आया, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो हालात हैं और जिस तरफ जा रहे हैं, इकनॉमी जिस तरीके से जो है वो स्टेबल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसका तरीक़ाकार भी ये होना चाहिए कि स्मूथली जो है वो अगर कोई स्टेबल हो कोई चीज़ तो उसका लॉन्ग टर्म फायदा होता है। ये नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टील और नीचे आएगा। लेकिन और किसी सेक्टर के अंदर या और किसी इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइस का इतना डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। अब उसकी क्या वजूहत हैं वो हमारी समझ से तो बालातर है, और मेरा ख्याल है जो है वो एक हमारा जो मुतालबा था एक स्टील का, तो वो सिर्फ इस वजह से कि डॉलर नीचे आया है। लेकिन और कई वजूहत हैं जिसको जो है वो हाईलाइट नहीं किया जा रहा। मेरा ख्याल है लास्ट जो है वो मैंने एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि हमें बहुत अशद ज़रूरत है, जिस तरीके से ये डॉलर माफिया को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से शुगर माफिया को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से आटा माफिया को कंट्रोल किया गया, हमारे सेक्टर में भी इस चीज की जरूरत है अभी गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट देखे, कम से कम एनालाइज करे कि ये क्या कॉस्ट जो है वो इनको कॉस्ट आ रही है, किस कॉस्ट में हमें दे रहे हैं। अच्छा आरिफ साहब, ये जिन माफियाज का आप जिक्र कर रहे हैं वहां भी जो कंट्रोल सामने आया, जहां से कीमत बढ़ना शुरू हुई थी, अभी तक किसी भी चीज की कीमत वहां पर वापस नहीं आई। और ये जो सीमेंट वाले मामले पर हम आपकी राय लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी हम गुफ्तगू करते। बाबर साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। उनकी मर्जी की क़यादत कौमी इलेक्शन में नुमाइंदगी नहीं कर सकती। इलेक्शन में ये समझने की बात है कि आज हम जो ये कर रहे हैं ये एक नई सियासी तारीख रकम कर रहे हैं कि हम इंटर पार्टी इलेक्शन की जो अहमियत है, जो कानूनी अहमियत है, जो आईनी अहमियत है, जो सियासी अहमियत है, जो जमहूरियत के लिहाज से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू भी चल रही थी, जहां पर उन्होंने बल्ले के निशान लेने के लिए इलेक्शन कमीशन से अपील की और कहा कि आज ही नोटिफिकेशन किया जाए। और अब उस पर अकबर एस बाबर साहब भी सामने आए हैं और इस वक्त वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं जिनकी जान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया गया था और उन्होंने कहा था कि इन इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ साहब, ये बात ये हो रही थी कि जहां जिन माफियाज के खिलाफ एक्शन लिया गया वहां भी कीमतें उस हद तक नहीं आई जहां से वो बढ़ना शुरू हुई थी। अब ये आपकी जो पूरी इंडस्ट्री है, जो आपका एक पूरा सेक्टर है, उसमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत कहां है इस वक्त एक्शन लेने की? है सीमेंट माफिया की तरफ, चूंकि हमने देखा है कि 2,000 रुपए की जो बोरी वाइट सीमेंट की बिक रही थी अब वो 2,200 रुपए की हो गई है। वो 50 किलो पर 200 रुपए बढ़ा दिए गए, जबकि इस वक्त डॉलर भी कम हो रहा है, ओवरऑल महंगाई भी इस वक्त के पिछले 4-5 माह के मुकाबले में किसी हद तक कंट्रोल में। बात ये कि ये डॉलर तो देखें किसी हद तक तो कंट्रोल में, अगर इम्पैक्ट पिछले हफ्ते थोड़ा बहुत बढ़ा भी है तो वो कम से कम कंट्रोल किया गया। इन्होंने जो डॉलर बाहर जा रहा था उसको तो कम से कम इन्होंने गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया गया। इसी तरीके से हमारा सवाल सिर्फ इतना बनता है गवर्नमेंट से कई सालों से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक चीज की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, सेम मशीन, सेम मटेरियल, सेम चीज है, तो एक्सपोर्ट का रेट और हमारे रेट में इतना बड़ा फर्क क्यों है? जो लोकल मार्केट को इतना महंगा क्यों दिया जा रहा है और एक्सपोर्ट में जो है वो सस्ता क्यों दिया जा रहा है? तो हम सिर्फ सवाल ये कर रहे हैं कई सालों से सीमेंट के हवाले से कि क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है एक्सपोर्ट में और लोकल मार्केट में। स्टील में भी अभी बेहतरी लाने की जरूरत है। अब स्टील आप देखें, आप ईरान चले जाएं, ईरानी लोग आ रहे हैं हमारे पास स्टील मैन्युफैक्चरर, वो कह रहे हैं आप हमसे स्टील है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से वो ओपनली नहीं उसको सोल्ड आउट कर सकते, लेकिन कुछ लोग ले रहे हैं मार्केट के अंदर, ईरानी स्टील परचेज कर रहे हैं। अच्छा। तो उनको बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो उसमें भी कोई 40-50 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा। इसी तरीके से जो है वो आप दुबई में देख लें, आप अफगानिस्तान में देख लें, आप चाइना में देख लें, हमारा स्टील का और उनका स्टील का बहुत बड़ा डिफरेंस है रेट का। तो ये क्यों है? और आरिफ साहब ये भी बताएं कि जहां ये रेट का डिफरेंस है वहां पर क्या क्वालिटी का भी डिफरेंस है या क्वालिटी सेम है और फिर इतना ह्यूज डिफरेंस है प्राइसेस का?
नहीं, हमने ईरान का स्टील का सैंपल मंगाया, बिल्कुल क्वालिटी सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब दुबई से जो स्टील आ रहा है उसकी क्वालिटी बल्कि ज़्यादा बेहतर है। वहाँ से जो दुबई से स्टील अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अब इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक मसला और है कि वो जो इन्होंने आरडीज लगाई हुई है, दो दफ़ा आरडीज लगाई हुई है, एक आरडी लगाई हुई है, एक एआरडी लगाई हुई है, या तो गवर्नमेंट उसको हटाए। कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है गवर्नमेंट को टैक्स के अंदर, वो भी तो प्रोजेक्शन करे ना कि जी ठीक है हम इंपोर्ट इसलिए आरडी ज्यादा लगाइए कि लोकल इंडस्ट्री चलेगी। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री चलाएं, हम क्या मना करते हैं, हम तो लोकल ब्रांड लेना ही चाहते हैं। लेकिन जब आप डिफरेंस देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेरा ख्याल है कि 5-6 साल पहले जो है वो इन्होंने आरडी एआरडी नहीं थी मेरा ख्याल है, बल्कि 7-8 साल पहले तो हम स्टील मंगाते थे दुबई से तो हमें सस्ता पड़ता था। तो बड़ा डिफरेंस था। पाकिस्तान के अंदर लाख रुपए टन सरिया था और वहां से हमें 60,000 रुपए में हम इम्पोर्ट करते थे। तो ये स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो बड़ा नाराजगी का इजहार किया और फिर गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी। और ठीक है, तो आरिफ साहब ये चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर आबाद। अभी आपको एक बार फिर ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर अकबर एस बाबर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन से, जिस पर समाअत भी हुई। और उसी सिलसिले में बैरिस्टर गौहर अली और बैरिस्टर अली जफ़र की जानिब से भी कुछ देर पहले ये बातचीत की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट किया जाए। आज़ाद कश्मीर असेंबली आपको ले चलते हैं, जहां अनवारुल काकड़ पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म इस वक्त खिताब कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, members of the Legislative Assembly, ladies and gentlemen. I am the first ever caretaker Prime Minister of Pakistan who has been invited to address this august House. Thank you very much for this singular honor. In a short span of around a year, I am the third Pakistani leader to speak to the Azad Jammu and Kashmir Legislative Assembly. This shows our indissoluble bond with and concern for the Azad and Jammu Kashmir, its leadership and its people. Mr. Speaker, the Kashmiri people are endowed with great qualities of head and heart. Over the course of centuries, they have left indelible marks in all spheres of life across South Asia. At the same time, they have suffered enormously from oppression, conflict, and violence. In 1846, they were sold in 75 lakh rupees by a colonial power to an enslaving ruler. Even today, on the other side of the line of control, millions of Kashmiri people are suffering from the unjust suppression of their legitimate aspiration by a manipulating occupier. Around a century ago, the poet of the East and a distinguished Kashmiri, Allama Muhammad Iqbal, lamented the oppression of the erstwhile Dogra rulers in a famous couplet. आज वो कश्मीरी है महकूम मजबूर और फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सग़ीर. Even after the lapse of around a century, the situation of the Kashmiri people has not improved. Their majority is still oppressed, though the oppressors have changed names. Mr. Speaker, the Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest unresolved international disputes. It has been on the agenda of the UN Security Council since 1948 under the Indian-Pakistan question. The UN Security Council resolution on Jammu and Kashmir affirmed the right of the Kashmiri people to self-determination. Regrettably, these resolutions have not been implemented during the last 7.5 decades. Instead, the current Indian government is bent upon consolidating its occupation of this internationally recognized disputed territory through a series of legislative and administrative measures. Contortions, convulsions, outright lies, and brutal use of indiscriminate force would be a more appropriate way of describing these reprehensible measures. Mr. Speaker, history cannot be undone. It was India that took the Jammu and Kashmir dispute to the United Nations.
one of India's founding fathers and its first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, is on record to assure the Kashmiri people multiple times of a plebiscite to determine their free will. In his letter of 21st November 1947, addressed to the Prime Minister of Pakistan, he categorically stated that Kashmiris should decide the question of accession by plebiscite or referendum under international auspices such as those of the United Nations. The subsequent Indian governments also acknowledged Jammu and Kashmir as a dispute. How can India's current leadership renege from these promises now? India must honor its long-standing and solemn commitment to the United Nations, to Pakistan, and above all, to the Kashmiri people. Regarding the plebiscite, the commitments under UN Security Council resolution. This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula. Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. To the Kashmiri people at this critical moment in the history of their struggle against foreign subjugation in their legitimate and freely chosen legislature. I'm here to express solidarity with them in the wake of a grave injustice. 3 days ago, in a decision that was politically motivated rather than grounded in law, the Supreme Court of India validated the Indian government's illegal and unilateral measures of 5th August 2019. This unjust verdict was delivered by the apex court of the world's so-called largest democracy. In fact, the title of the world's largest democracy is a misnomer. Instead, India should be called the world's largest hypocrisy, where hollow slogans of secularism, democracy, and diversity are raised to cover up caste-based societal operation, systematic intimidation and marginalization of minorities, state-sponsored killings and terrorism, and illegal occupation of people and territory. Ironically, the self-proclaimed largest democracy of the world is afraid of granting the democratic right of a plebiscite to ascertain the will of the Kashmiri people. Mr. Speaker, India's unilateral and illegal measure of 5th August 2019 and a series of subsequent steps have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of the Indian illegal occupied Jammu and Kashmir. These measures constitute a flagrant violation of international law as well as the UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. They remain a matter of grave concern as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered community in their own land. Deplorably, India's Supreme Court has endorsed these steps. Mr. Speaker, the successive Indian actions in illegal Indian occupied Jammu and Kashmir constitute a breach of the UN Charter, UN Security Council resolutions, and international law, including the 4th Geneva Convention. Amongst others, the UN Security Council Resolution 122 of 1957, accepted by India, unambiguously declares that final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations. The resolution further provides that any action by the erstwhile India-imposed Constituent Assembly of Jammu and Kashmir to determine the final shape and disposition of the state would not constitute a disposition of the state in accordance with the said principle. The Indian government's actions of 5th August 2019, endorsed by its Supreme Court, are in a clear violation of these provisions. Evidently, India's administrative, political, and legal measures, including a series of sham elections,
Article 370 of its constitution, abolition of this article in 2019, and now the Indian Supreme Court's verdict are mere tools to consolidate its occupation. Domestic legislation and judicial verdicts cannot absolve India of its international obligations under the UN Security Council resolutions. In the eyes of international law, any process subservient to the Indian Constitution cannot be invoked to determine the final status of Jammu and Kashmir. On the one hand, India has a grandiose vision of its place in the Committee of Nations. On the other, it implements a grotesque plot to subjugate foreign people and territories. It wishes to become a permanent member of the UN Security Council. However, its leadership takes pride in trampling upon international law and the UN Security Council resolutions. These contradictions, reinforced by the ideology of Hindutva, should serve as an eye-opener for the international community. Mr. Speaker, it is an established fact that Jammu and Kashmir is an international dispute. The Indian government or its judiciary have no right to take unilateral measures against the will of other parties to the dispute, that is, the Kashmiri people and Pakistan. Now, verdict of any Indian court can stifle the aspirations of the Kashmir people. They had rejected India's illegal occupation in 1947. They also reject the actions of 5th August 2019. The judgment is politically motivated. This legal manipulation is an old tool in the hands of occupying powers, aimed at creating ground realities, feigning hatred for popular support, and finally seeking legal validation through puppet courts. We and the Kashmiri people reject all this. Mr. Speaker, today in occupied Jammu and Kashmir, fear reigns, lives are extinguished, and rights are trampled upon with impunity. We condemn the consistent and premeditated assault on the demography of the Kashmiri people, the integrity of their land, and repeated attempts to rob them of their unique religious and cultural identity. Mr. Speaker, a Hindutva-driven leadership is bent upon devastating communities and perpetuating subjugation and occupation of Jammu and Kashmir. They are targeting defenseless Kashmiri men, women, and children. The dream of breaking the will of the brave Kashmiri people, like many colonial rulers and radical occupiers throughout history. They are mistaken. The Kashmiris refuse to be enslaved. They have inscribed the crimson history of their resistance with their blood. Let me at this juncture pay homage to the early martyrs of the Kashmiri struggle, the tens of thousands valiant souls of Jammu. Their massacre in 1947 inspires our strong resolve in Pakistan to stand by our brethren in their just struggle. Mr. Speaker, during the last 34 years, more than 96,000 Kashmiris have been killed. Thousands of women have been subjugated to molestation and harassment. Pellet guns have been used as a weapon of mass blinding. Thousands of others have fallen victim to enforced disappearances. All these brutalities must end. The international community must hold the perpetrators of these excesses to account. These human rights abuses are well documented by a number of international bodies, including through 2 reports of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights issued in 2018 and 19. Today I ask the world, when will its collective conscience awaken? For how long will the people of Kashmir continue to make sacrifices? For how long will their voices be muzzled? For how long will their leaders remain arbitrarily detained? And for how long will they continue to suffer torture and extrajudicial executions?
The state-sponsored terrorism must come to an end. Earlier this year, the office of All Parties Hurriyat Conference in Srinagar was sealed. But can that flame in the hearts of Kashmiris be extinguished by confiscation or destruction of the structures of brick and mortar? The Indian authorities snatched the dead body of Sayyid Ali Gailani and did not allow his family to attend his funeral. Why were they afraid of a dead man? This brave man stood as tall as the Himalayas against the cruelty of Indian occupation. He lives in the heart of Kashmiris and continues to inspire their dream of freedom. A few months ago, the Indian authorities have sought the death penalty for Mr. Yasin Malik. Despite frail health, he continues to be dragged through sham trials and sentenced in politically motivated cases. Why does India want to stage his judicial murder? Mr. Speaker, notwithstanding widespread human rights abuses, India has failed miserably to dampen the spirit of Kashmiri people. Generations after generations, their longing for freedom is as alive as it was 7.5 decades ago. I wish to remind the Indian leaders that unilateral steps in Jammu and Kashmir can neither accord legitimacy to their occupation nor suppress the true sentiments of the Kashmiri people. Gimmickry cannot replace legitimacy. The gerrymandering of electoral constituencies, issuance of domicile certificates to outsiders, and addition of temporary residents to the voters list are part of a well-thought-out political landscape. Pakistan and Kashmiris outrightly reject these illegal and unilateral steps. Mr. Speaker, India's charade of normalcy in Kashmir is a grotesque distortion. Militarization, censorship, and rampant abuses are the hallmarks of this brazen occupation. Normal areas do not need deployment of hundreds of thousands of armed troops. Normal areas neither remain under military siege nor are governed by the president's rule and draconian laws. In normal areas, there are no unidentified graves or half-widows. In normal areas, people are free to travel abroad, and journalists, both foreign as well as local, are free to travel and report. The occupied Kashmir remains deprived of these signs of normal life. How could one claim that normalcy had returned to Kashmir? How can Kashmir develop in an environment of fear and intimidation? Mr. Speaker, Kashmir is Pakistan's jugular vein. The word Pakistan is incomplete without Kashmir. The people of Pakistan and the people of Kashmir are bound by a unique affinity based on geographical proximity, shared history, and commonality of faith. We share joys and sorrows. Pakistan cannot remain indifferent to what happens in Jammu and Kashmir. It is a party to the dispute. Kashmir runs in our blood. That is why Jammu and Kashmir dispute remains an important facet of Pakistan's foreign policy. We are duty-bound to play our role in the just and peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute, in accordance with the UN Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. Across the political divide, the entire Pakistani leadership stands united to support the Kashmiri people's just struggle for realization of their right to self-determination. Successive generations of Pakistani people have steadfastly supported the Kashmir cause. We shall continue to do so. Mr. Speaker, Pakistan has always wanted good neighborly relations with India. However, durable peace in South Asia remains contingent upon the settlement of Jammu and Kashmir dispute.
We have consistently advocated constructive engagement and result-oriented dialogue to resolve all outstanding issues, including the core issue of Jammu and Kashmir. However, India's unabated hostility and retrogressive actions have vitiated the environment. The onus, therefore, remains on India to take the necessary steps to create an enabling environment conducive for a meaningful and result-oriented dialogue. Mr. Speaker, any attempt to label the long-standing struggle of the Kashmiri people as terrorism is an egregious distortion of reality. It is vital to recognize the profound disparity between genuine aspiration of freedom and the blanket accusation of terrorism. These excuses must not serve as a pretext to delegitimize earning for self-determination among occupied people. Mr. Speaker, the Indian leaders are making a number of belligerent statements about Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. Only a few days ago, the Indian Home Minister staked a claim over Azad Jammu and Kashmir while addressing the Indian Parliament. Notwithstanding Indian military and political leaders' rhetoric, Pakistan has exercised maximum restraint. Let there be no misconception that Pakistan would yield to any form of threat or intimidation. We stand resilient in the face of challenges, holding firm to our principles and commitment to safeguarding our sovereignty and interest. Yet our real strength lies in our perseverance, diplomacy, and commitment to dialogue, not in aggression or conflict. Above all, truth is on the side of the Kashmiris and Pakistan. Mr. Speaker, I appeal to all men and women of conscience to urge India to desist from taking unilateral steps to further consolidate its occupation of illegally Indian-occupied Jammu and Kashmir. Revoke its action of 5th August 2019 and the subsequent steps. Provide solemn assurance that it will not change the occupied territory's demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire property or residency in Jammu and Kashmir. Halt its egregious human rights violation. Repeal its draconian emergency laws and withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns, and villages. Provide unhindered access to UN, OIC, human rights organization, and international media to investigate and report on the situation in occupied Jammu and Kashmir. Implement fully the relevant UN Security Council resolutions and allow the Kashmiri people to freely exercise their right to self-determination through a UN-supervised plebiscite as was promised to them by India, Pakistan, and the international community. Mr. Speaker, before concluding my remarks, I salute the courage of the Kashmiri people and pay rich tribute to the martyrs. I owe my sincere sympathies to the population of Azad Kashmir, living close to the line of control, who have suffered enormous loss of life and property in the past due to India's aggressive and deliberate shelling. I want to reassure our Kashmiri brothers and sisters of Pakistan's steadfast moral, diplomatic, and political support. We have stood with them over the course of last 7.5 decades, and we shall continue to stand alongside them in their just struggle for realization of their right to self-determination. We genuinely wish that our kin across the line of control also enjoys the same rights and freedoms that are being enjoyed by the people on this side. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का जो आज इस ऐवान में मुझे बख्शी और मेरी तवस्सुत से पाकिस्तान के ऐवानों में और पाकिस्तानी अवाम में अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। पाकिस्तान वकील है
लेकिन इस मुकदमे में उसको अपने आबा व अजदाद के हिस्से में जो जायदाद आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी ज़मीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले, वो कश्मीर में भी दूर कर ले, वो पाकिस्तान में भी दूर कर ले, और वो श्रीनगर और बारामूला में भी दूर कर ले। मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहां नहीं बैठी है, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। जो एजाज, जो कुर्बानी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों ने दी है, हम सदियों में उन एहसानात को नहीं भुला सकते। हम सब आपके मकरूज हैं, हमारी आवाज, हमारी सदा सुन ले। कर्जा हमारी तरफ है और आपका है। उनकी बच्चियां रेप का सामना कर रही हैं, उनके जवान इनफोर्स डिसअपियर हो रहे हैं। वो हैं असल लोग, वो हैं असल मुजाहिद। जब मैं यहां आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे शहीद वानी याद आ रही थी। जम्मू के शोहदा से लेकर ये मशले राह वानी जिस अंदाज में लेकर चले, ये कश्मीर की आज़ादी के ज़ामिन है। पाकिस्तान अपने कोर इंटरेस्ट से कभी पीछे नहीं हटेगा। हम बिल्कुल अमन चाहते हैं, बट पीस विद जस्टिस। वी कांट एंड वी डोंट वांट पीस with injustice, and we will not allow to establish a peaceful order based on injustice principles. हमारी भी नजर है छत्तीसगढ़ से लेकर आसाम तक। हम भी इन नारों पे और इन जो हिंदुत्व के आइडियोलॉग्स के व्यूज हैं कि पहले कसाई फिर ईसाई, जो कुछ गोवा में होता है, ईसाई दुनिया को उस पर नज़र रखनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जिस अंदाज में रॉ की बेलिजरेंस वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ जा रही है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए एक वेकअप कॉल है। जागते उनकी मर्जी, नहीं जागते उनकी मर्जी। हमने तो इस नाज़ी फैशिस्ट सोच का मुकाबला किया है 7 दिहाइयों से। हमारा हिंदू मज़हब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मज़हब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। हमारे पास अपने 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है, और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है, और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। ये छोटी अक़वाम की लड़ाई है, ये मुख्तलिफ अदियान की लड़ाई है, ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स की लड़ाई है। 200 साल से इस खित्ते के लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी शक्ल में रेजिस्टेंस का सामना किया जाए, रेजिस्टेंस के ज़रिए उसका ऑक्यूपेशन का सामना किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, ऑक्यूपायर की शक्ल बदलती रही है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। ओके आई बी रेडी। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल 10 मिनट में लो पार्लर जैसे फेशियल का ग्लो। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया,
और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। हैप्पीनेस लिव्स हियर। विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स नन्हे बच्चों में गैस, पेट दर्द दूर करने के लिए मौसर, क्योंकि विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by IMF Pharma. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। लासानी का जोशाना प्लस मुलाठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जोशाना प्लस मुलाठी। निसा कोलेजन बूस्टर बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। मुझे आगे आगे बढ़ना है, धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। निसा कोलेजन बूस्टर बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। कोकोनट और विटामिन्स की पावर लिए ब्लैक रोज कलर सुप्रीम। मेरे लिए परफेक्ट बर्गंडी, आई लाइक डार्क महोगनी। और मेरे लिए लाइट चॉकलेट ब्राउन। ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स। विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स नन्हे बच्चों में गैस, पेट दर्द दूर करने के लिए मौसर, क्योंकि विगोरिन कॉलिक ड्रॉप्स है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by IMF Pharma. Meet new Light and Glow BB Cream. Hydrates, skin को brighten and even tone करे, oil absorb करे, shrinks pores और दे full coverage makeup look all day. Light and Glow BB Cream. कराची से खैबर तक बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। निसा कोलेजन बूस्टर बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। गोल्डन पर्ल बॉडी बटर, टोटल स्किन थेरेपी, बनाए स्किन स्मूथ और क्रीमी सॉफ्ट। गोल्डन पर्ल बॉडी बटर, लव योर स्किन। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थे कोई भी स्टाइल करो पिक। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन। कोकोनट और विटामिन्स की पावर लिए ब्लैक रोज कलर सुप्रीम। मेरे लिए परफेक्ट बर्गंडी, आई लाइक डार्क महोगनी। और मेरे लिए लाइट चॉकलेट ब्राउन। ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ। मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले, फिर काटे, फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। सिर्फ 10 मिनट? ओके, आई बी रेडी। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल, 10 मिनट में लो पार्लर जैसे फेशियल कर लो। गोल्डन पर्ल अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन।
निसा कोलेजन बूस्टर बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन। दुनिया बोल है, व्यापार बोल पाकिस्तान। अब पता चला तज्जिया ऐसे नहीं चलेगा, अब बात होगी, बस बहुत हो गया तब्दीली। बोलो जनाब, सिर्फ बोल न्यूज। इधर उधर दी गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी दूध स्याह प्लस मलठी लेके आना। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma. I have Nisa Collagen Booster जो रिवाइव करे आपकी स्किन को डे बाय डे। निसा's exclusive regenerative formula जो बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, firmer and spotless। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma. मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं। कश्मीरियों की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब। कहा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला दिया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का इख्तियार दिया। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे, इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस में रिमार्क्स। कहा तबाही इस वजह से होती है कि शख्सियात की बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं। हुकूमत ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर एतराज़ कर दिया। फैज़ हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त गुजार को 1 रोज़ की मोहलत, समात कल तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की खुली अदालत में समात की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओपन समात की मंजूरी मुतफ़िक़ा तौर पर दी। तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्त से फरार की मनसूबाबंदी है। शहबाज शरीफ कहते हैं इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्त से फरार की मनसूबाबंदी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। फैसल करीम कुंडी बोले उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होने देगा। 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयार है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समात पीर तक मुलतवी। तमाम दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। दरख्वास्त गुजार राजा ताहिर अब्बासी ने इलेक्शंस कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा कितने वोट कास्ट हुए कहीं नहीं बताया गया। मेंबर सिंध निसार दुरानी बोले जब इलेक्शन ही बिला मुकाबला हुए तो वोट कैसे डाल सकते हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। पुलिस ने GPO चौक से नक्शे अमन के तहत गिरफ्तार किया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। निजकारी में गैर जरूरी ताखीर खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी। सदर ममलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी किया। ऑर्डिनेंस का मकसद निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाना है। हाई कोर्ट्स के इख्तियारात निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल को मुंतकिल। सारा इनाम के कातिल शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फर्द जुर्म आयद होने के पूरे 1 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह को बरी कर दिया। फातिमा कत्ल केस वजीर सेहत सिंध का इंक्वायरी रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। साद नियाज ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कमेटी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के इकदामात हल करने में नाकाम रही। DNA मस्बत आने पर लेबॉर्ट्री ने अफसरान को मतला करने में कोताही बरती।
मोरो में जरदारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, ज़राई ज़मीन के तनाज़े पर इलाका फायरिंग से गूंज उठा। 2 अफराद हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। मोरो अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। मुझे आगे बढ़ना है, धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। जब मिले HD वीडियो कॉलिंग, HD फोटो शेयरिंग, 1000 मेंबर ग्रुप्स और सोशल चैनल्स, तो फिर सब कुछ इपसे बोलो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल पाकिस्तान। मैं हूं आमना खटाना। वक्त हुआ चाहता है इलाकाई हालात से आगाही का। नगर नगर की खबर लिए बोल पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे 12 फुट लंबा नोटों का हार, कैदी बने रजाकार, बच्चे तफरी से महरूम। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से सिब्बी के अवाम के लिए सेहत के शोबे में तोहफा। टीचिंग हॉस्पिटल में ICU वार्ड्स, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के क़याम से शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात की सर्विसेज मुयसर होंगी। टीचिंग अस्पताल सिब्बी में निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की काविश के बाइस कोविड-19 के मखसूस फंड से रेडियोलॉजी, 10 बेड पर मुश्तमिल ICU और गायनकोलॉजिस्ट वार्ड्स की तामीर समेत पैथोलॉजी और ऑक्सीजन मशीनों की तनसीब का काम जारी है। प्रोजेक्ट की तकमील के बाद सिब्बी डिवीजन के शहरियों तक सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर होंगी। 31 ICU, 16 पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, 15 रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, 8 ब्लड बैंक, ये इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे सूबे में बन रहे हैं। और सिब्बी में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, 10 बेडेड ICU है, पैथोलॉजी एंड ब्लड बैंक है और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ये इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं। सिविल वर्क कंपोनेंट CNW डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है और गाइन इन ऑप्स डिपार्टमेंट इंशाल्लाह फंक्शनल होंगे। बलूचिस्तान के 31 अजला में अस्पतालों को अपग्रेड करके सेहत की बुनियादी सहूलियात से लैस किया जा रहा है। सिब्बी के टीचिंग अस्पताल को सूबे के मेयारी और बेहतरीन अस्पताल की तरह अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके बाद शहरियों को उनकी दहलीज पर सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर होंगी। यहाँ पर हमें 4 कॉम्प्रिहेंसिव से बिल्डिंग्स प्रोवाइड की। इन बिल्डिंग में जो पहली बिल्डिंग है वो ICU की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आपके पास रेडियोलॉजी की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आपके पास एक्सरे डिपार्टमेंट है, लेबॉरेटरी डिपार्टमेंट है जिसमें आपके पास ब्लड बैंक भी मौजूद है और एक कॉम्प्रिहेंसिव गायनी की बिल्डिंग मौजूद है। ये 4 बिल्डिंगें जो हैं वो आवाम की ज़रूरियात के पेश नज़र डिज़ाइन की गई हैं और किसी ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पर किसी किस्म की इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है और मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये 4 बिल्डिंग डिज़ाइन की गई। इलाज की गर्ज से कोयटा और सक्खर जाने वाले मरीजों को टीचिंग अस्पताल सिब्बी में तिब के 4 शोबों की अपग्रेडेशन के बाद यकीनन उन्हें मुफ्त और मेयारी तिब्बी इमदाद की फरहमी किसी नेमत से कम न होगी। मोरो तहसील में माजूर बच्चों को स्कूल के लिए बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट की कमी का सामना है। बच्चों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है, वो तालीम किस तरह से हासिल कर रहे हैं, ये जानते हैं तैमूर अहमद राजपूत से। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम जो है मोरो शहर तहसील के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जो है स्पेशल चाइल्ड जहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर मौजूद है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। इनके क्या क्या मसाइल हैं और कैसे इनको तालीम मुहैया की जाती है, इस हवाले से हमारे साथ एक टीचर्स मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है।
बच्चों को हम जो है सिंधी भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ड्राइंग करवाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब इशारे के तौर पर हम पढ़ाते हैं। कुछ हम जो है चार्ट से उनको फॉलो करते हैं, कुछ हम जो है इंटरनेट पर ये चीज़ें देखते हैं इस हिसाब से। और सहूलत तो हर चीज़ की, खाना पीना भी बच्चों को मिलता है, आउट पिक एंड ड्रॉप हर चीज़ मिलती है, लेकिन सिर्फ ये है कि बिल्डिंग हमारी जो है अपनी नहीं है। हम चाहते हैं कि बिल्डिंग भी हमारी अपनी हो, हमारा अपना स्कूल हो। स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बच्चे हैं, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, उन्होंने अपनी तर्ज पर जो है बच्चों को जैकेट्स शूज़ वगैरह मुहैया किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट से कि सर्दियों के शुरू होते ही स्पेशल जो बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है उनको जैकेट्स शूज़ वगैरह भी जो है गवर्नमेंट की जानिब से मुहैया की जाए ताकि जो है बच्चों की तालीम जो है आगे बढ़ सके। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी सब कैंपस बूरेवाला में दूसरी सालाना एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक्सपो में तलबा और तालिबात को ऑनलाइन रोजगार से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जमील भट्टी। हर इंसान की ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बूरेवाला कैंपस में दूसरी सालाना एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबात को अभी आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मियां नवाज शरीफ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने मुनासिब ख्याल किया कि बराह रास्त आपसे बात करूं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं जिसने मुझे आखिरकार झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया। मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा, हर तरह की मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे और एक लम्हे के लिए भी मेरे ख़िलाफ़ इस झूठे प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं किया। आपकी दुआओं और आपके साथ ने